मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया था, इसका चैप्टर नंबर 15 हमको पढ़ना था, लेकिन हम लोग अगस्त महीने में आ गए हैं और अपने अगस्त का जो कोर्स है वो हम चलाएंगे, क्योंकि अगस्त लास्ट में फिर अगस्त से ही रिलेटेड हमारे पेपर आएंगे। जो टेस्ट होता है हमारा, कसौटी परीक्षा होगी, वो अगस्त के सिलेबस से आएगी। तो अभी हम चैप्टर नंबर 15 को ना पढ़ाते हुए आपको इस महीने का जो कोर्स है वो पढ़ाएंगे। तो इस महीने में हमको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ओके, चैप्टर नंबर 2 आप किताब में खोलेंगे, पेज नंबर 19 पर है और इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक कड़वे या कसैले होते हैं। तो यहाँ पर हम अम्ल की परिभाषा और उनके उदाहरण को लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है अम्ल। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये इनका एक प्रमुख गुण है। खट्टा होना अम्लों का एक प्रमुख गुण है। और क्या कहलाएंगे? ये सभी अम्ल कहलाते हैं। जो भी खट्टी चीजें आप खाएंगे तो आप समझ जाइए कि उनमें क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड। अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल उदाहरण देखें तो नींबू खट्टा पदार्थ है, कैसा है, इसमें एसिड पाया जाता है। टमाटर ये भी खट्टा होता है, इसमें भी एसिड पाया जाता है। दही, छाछ इत्यादि। तो जो भी ये पदार्थ हैं आप खाओगे तो आपको कैसे लगेंगे खाने में? ये खट्टे लगेंगे। और खट्टे लगेंगे तो आप जान जाएंगे कि इन सभी पदार्थों में अम्ल पाया जाता है या एसिड पाया जाता है। ओके, दूसरा क्षारक। क्षारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, बेसिक बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे व कसैले होते हैं। अजीब सा स्वाद आपको लगेगा, एकदम जैसे आप कभी नहाते हैं तो मुंह में साबुन चला जाता है तो अजीब सा स्वाद लगता है आपको, कसैलापन। ठीक है ना, तो जो पदार्थ कड़वे होंगे या कसैले होंगे वो सभी पदार्थ हमारे, ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, ये सभी क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? क्षारक। क्षारक या बेस। इनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो सोडा जो आप पीने जाते हो, प्योर सोडा अगर आप पियोगे तो एकदम अजीब सा स्वाद लगेगा आपको, कसैला, एकदम कड़वा सा लगता है। साबुन हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो ये सभी पदार्थ हैं। इन सभी पदार्थों में क्या पाया जाएगा? क्षारक कहलाएंगे ये सभी पदार्थ। ठीक है, तो दो प्रकार के पदार्थ हो गए, अम्ल और क्षारक। तीसरा हमने यहाँ पर लिखा है लवण। लवण के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो अम्ल, क्षारक के बारे में तो आपने पढ़ लिया था, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा था। यहाँ पर हम थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी अभिक्रियाएं कराएंगे कि वो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, या अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, तो अम्ल, क्षारक तो आप समझ गए। ये तीसरी चीज है लवण, जिसको हम बोलते हैं साल्ट। साल्ट मतलब जो आप घरों में साल्ट यूज करते हैं, खाने का सोडा, सॉरी, जो घरों में आप साल्ट यूज करते हैं क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, खाने का सोडा तो क्या है? क्षारक होगा। लेकिन जो लवण है या जो साल्ट है वो क्या है? नमक, NaCl। ये किसका उदाहरण है? साल्ट का। तो साल्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षारक ये हम कैसे कैसे, कभी कभी आपने देखा होगा कि उपचार के रूप में भी हम इन चीजों का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा ऑयली चीज़ या ज़्यादा एसिडिक चीज़ खा लेते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो क्या करते हैं आप? उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? इनो पीते हैं। तो इनो में क्या है? इनो में क्षारक होता है। वो क्या करता है? आपके पेट में जाएगा। या आप सोडा पीते हैं, सोडा पीने चले जाते हैं, आपको एसिडिटी होगी तो आप सोडा पी लें। कोल्ड ड्रिंक में सोडा ज़्यादा पाया जाता है तो कोल्ड ड्रिंक पी लें, तो भी आपका पेट सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि जो आपने पिया है वो क्षारक है और आपके पेट में एसिडिटी हो गई, यानी कि अम्ल बन गया है। तो वो अम्ल से मिलकर अम्ल के गुण को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षारक अगर आपस में मिलाए जाएं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। और इसीलिए हम कभी कभी जब अम्लीयता से पीड़ित हो जाते हैं या एसिडिटी हो जाती है तो हम घर पे अपना ये उपचार कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं
ये तो आपने खाने पीने से पता कर लिया कि साहब अम्ल खट्टे हैं, क्षारक कड़वे हैं या कसेले हैं, लेकिन कभी कभी बिना खाए भी हम अम्ल और क्षारक को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो, आपको बुखार है या नहीं है, तो आपको कैसे पता करता है डॉक्टर के, तो आपको छू के पता करेगा, हाथ देखेगा भाई गर्म है या क्या है। उसके बाद ये पता करना कितना ज़्यादा बुखार है, तो आपको क्या लगाता है, थर्मामीटर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अम्ल और क्षारक को अगर हमें पता करना है कि ये अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है, तो इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है सूचक की। क्या बोलते हैं, सूचक। तो सूचक कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब सूचना देने वाला, और प्राकृतिक माने प्रकृति से बना हुआ, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। तो प्राकृतिक सूचक में एक आता है लिटमस पेपर, ठीक है। ये जो आपका लिटमस पेपर है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ये लाल लिटमस पेपर, और दूसरा होता है नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस मतलब एक कागज होता है, प्रयोगशाला में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर किससे बना है, ये प्राकृतिक पदार्थों से बना है। प्राकृतिक पदार्थ क्या है, एक लाइकेन नामक पौधा होता है, उस पौधे के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको आपको डिटेल में जानने के लिए इसमें आपको नीचे लिखा हुआ है, ये नोट्स दिया है, इसमें आप पढ़ लेंगे कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, और जो थैलोफाइटस समूह है उसमें लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सूचक हो गया लिटमस पेपर। ये क्या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, ठीक है। अब इसका उपयोग हम बताएंगे कि लाल लिटमस पेपर क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर क्या करेगा। दूसरा प्राकृतिक सूचक और क्या है, A and B। दूसरा प्राकृतिक सूचक हमारा हल्दी भी है। आपके घरों में आप सब्जी बनाते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो वो भी हमको बताता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि लिटमस पेपर कैसे हमको बताता है या कैसे हमें सूचना देता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे नीले लिटमस पेपर की। तो पहला हमारा लिटमस पेपर है वो कैसा है, नीला लिटमस पेपर होता क्या है कि नीले लिटमस पेपर के ऊपर यदि हम कोई पदार्थ डालें और वो कैसा हो जाए, लाल हो जाए, नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाए, लाल, तो पदार्थ कैसा होगा, जो पदार्थ हमने डाला है वो है अम्लीय। अगर आप कोई भी अम्लीय पदार्थ लें और नीले लिटमस पेपर के ऊपर डालें, तो नीला लिटमस पेपर क्या करता है, अपना रंग चेंज कर देता है और कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप नींबू है उसको आप काटें, उसमें से एक बूंद नीले लिटमस पेपर के ऊपर डालें, तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो गया, लाल हो जाएगा। और लाल हो गया तो आप जान जाएंगे कि नींबू में क्या है, अम्ल है। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये अम्लीय पदार्थ डाला गया है, ठीक है। दूसरा हमारा जो लाल लिटमस पेपर है, उसके ऊपर आपने कोई पदार्थ डाला और वो नीला हो जाए, उसका रंग कैसा हो गया, नीला हो जाए, तो आप जान जाएं कि ये जो पदार्थ है ये कैसा है, ये है क्षारीय पदार्थ है। कहने का मतलब है कि जो लाल लिटमस पेपर है उसके ऊपर यदि आप सोडा या कपड़े धोने का साबुन या नहाने का साबुन अगर आप उसके ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल लिटमस पेपर है वो नीला हो जाएगा, और आप जान जाएंगे कि जो पदार्थ हमने डाला है उसमें क्षारीय प्रकृति है। तो ये तो हम लिटमस पेपर के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है। इसको आपको खाना पीना तो है नहीं, लिटमस पेपर का यूज करके हम जान जाएंगे कि पदार्थ हमारा अम्लीय है या क्षारीय। दूसरा आपका हल्दी,
हल्दी आपने देखा होगा, हल्दी क्या करती है, सब्जी खाई आपने और आपके हाथ कपड़ों में लग गए या सब्जी गिर गई कपड़ों के ऊपर तो पीला रंग हो जाता है, हल्दी लग जाती है, हल्दी के दाग लग जाती हैं, ठीक है। फिर आप जब इसको धुलते हो तो जैसे ही इस पर आप साबुन लगाते हो तो ये पीला नहीं रहता है, कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, आपको सभी को मालूम होगा, ये एक लाल प्रकार का रंग बन जाता है, ठीक है। आप जैसे साबुन लगाएंगे तो ये लाल हो जाएगा। और आपने दूसरा आपने उदाहरण देखा होगा, अभी आपकी रक्षाबंधन गई है तो रक्षाबंधन में आपने क्या किया, रक्षाबंधन में आपने भाई के टीका किया होगा, तो हल्दी में चावल और थोड़ा सा उसमें क्या डालते हो, थोड़ा सा चूना भी डाल सकते हो या थोड़ा सा आप जो वॉशिंग पाउडर है वो एक चुटकी डाल दो तो भी कैसी हो जाती है, वो लाल हो जाती है। क्यों लाल हो गई, हल्दी ने बता दिया कि जो पदार्थ डाला है वो कैसा है, क्षारीय प्रकृति रखता है, ठीक है। तो हल्दी भी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक के साथ साथ प्रयोगशाला में अगर हम बात करें तो वहां पर संश्लेषित सूचक होते हैं। कैसे होते हैं, संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है कई प्रकार के रसायनों से बने हुए। संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, मेथिल ऑरेंज है आपकी, मेथिल ऑरेंज, एक तो मेथिल ऑरेंज हो गया, ये आपका संश्लेषित सूचक है। दूसरा आपका है फिनोल्फथैलीन, दूसरा है आपका फिनोल्फथैलीन। तो ये भी जब हम प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या कोई भी हम एसिड लेंगे, HCl, H2SO4, HNO3 लेंगे हम, तो ये सभी क्या है, ये सभी काफ़ी हार्ड आपके अम्ल हैं या हार्ड क्षारक हैं। तो इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो इनको जब हम प्रयोग करेंगे और इनकी प्रकृति की जानेंगे तो ये संश्लेषित सूचक के द्वारा हम पता कर लेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो दो प्रकार के सूचक हमने यहाँ आपको बताए, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, ठीक है। प्राकृतिक सूचक में कुछ सूचक और होते हैं जो गंध के द्वारा भी हमको बताते हैं, जिनको हम बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राकृतिक सूचक में ही संश्लेषित, तीसरे नंबर के हमारे लिख देते हैं हम इन्हें गंधीय। गंध मतलब सूंघ के, उनकी महक से हम पता कर सकते हैं। तो गंधीय सूचक में क्या आ जाएगा आपका, प्याज का रस हो सकता है, प्याज का रस, और दूसरा लौंग का तेल, लौंग का तेल। इसके द्वारा भी हम गंध के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमारा पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसको हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना जान लिया कि हमारे जो पदार्थ हैं अम्ल, क्षारक, वो किस प्रकार से हम इनको पता कर सकते हैं, ठीक है। उनको जानने के लिए हमें प्राकृतिक सूचक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हमको पढ़ने हैं अम्ल और क्षारक के, ठीक है। तो पेज नंबर 20 पे आपकी किताब में पेज नंबर 20 में दिया है क्रियाकलाप 2.1, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के बिलियन के नमूने एकत्र करें, ठीक है। और क्या करना है, हमको वॉच क्लास में लेना है और बारी बारी करके एक एक बूंद उनकी लेनी है वॉच क्लास में। और फिर लिटमस पेपर के द्वारा हमें, लिटमस पेपर हो गया आपको मैंने लिखा था फेनोल्फथैलीन एवं मेथिल ऑरेंज बिलियन के साथ इनका प्रयोग करें और इनमें आए हुए रंग के परिवर्तन के आधार पर क्या बनाएं, एक सारणी बनाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये पदार्थ हैं इनमें कौन कौन से पदार्थ एसिडिक हैं और कौन कौन से पदार्थ
बेसिक हैं यानी कि क्षारीय हैं, तो वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें सूचना मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, या अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुएं आप सभी को मालूम है, हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी Zn की क्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया करी थी Zn प्लस H2SO4 किया था, तो वो भी एक धातु की क्रिया हो रही थी एसिड के साथ में। तो इसी प्रकार से जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अम्ल प्लस धातु, धातु कोई भी हो सकती है, जब आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कोई भी धातु जब एसिड के साथ क्रिया करती है तो लवण बनता है, धातु एक लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आपकी किताब में क्रियाकलाप 2.3 दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दानेदार जिंक के टुकड़ों को लिया गया है और उसे एक परख नली में डालकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और एक प्रवाह नली के द्वारा जब उसको एक गैस जार से गुजारते हैं तो वहाँ पर जो गैस, जो पानी का बाथ है या पानी का टब है, उसमें साबुन का विलेन मिला रहता है, जिसमें कि जो बुलबुले पैदा होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले पैदा होते हैं, और उनका परीक्षण करने के लिए हम जलती मोमबत्ती को जब उन बुलबुलों के पास लाते हैं तो वो बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ या फट फट की आवाज के साथ जलने लगते हैं। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4। ये क्या है, एक प्रकार का लवण है, साल्ट है, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये गैस यहाँ से मुक्त हो गई। ठीक है, तो अम्ल के साथ जब भी धातु अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। इसी के साथ अगर हम यही क्रिया क्षारक के साथ कराएं तो क्या होगा, सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पर लिखते हैं इसका सूत्र, क्षारक प्लस धातु गिव्स आउट, यहाँ पर भी लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। पेन सही से नहीं चल रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं। चलो यहाँ पर भी हम क्षारक में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस धातु हमने Zn ली, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा Na2ZNO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी मुक्त हुई। समीकरण को अगर हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन मैंने लिखी हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर वो उन धातुओं के लवण साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो नेक्स्ट है इसके बाद टॉपिक, वो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ हम लिखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, किताब में आपका दिया है। क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करती है तो एक तो ये लवण का निर्माण करेगी, साथ में CO2 गैस और पानी H2O भी बनाती है। ठीक है, क्रियाकलाप 2.5 दिया है जिसमें आपका सोडियम कार्बोनेट का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, या इसका पहले हम लिख लेते हैं एक सूत्र, जैसे हमने ऊपर सूत्र लिखा था, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी लिख सकते हैं, दो जगह एक ही बार में लिख लेते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, रिएक्शन हुई, क्या बनेगा आपका, सबसे पहले हमने बताया लवण बनता है। जिस प्रकार वहाँ लवण बन रहा था वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ना मुक्त होकर लवण बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीन चीजें बनेंगी। ठीक है, रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। एक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है Na2CO3 और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं 2HCl, ये एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो रासायनिक क्रिया होने के बाद बनता है 2NaCl, ये नमक साल्ट बना जिसको हम लवण बोलेंगे, साथ में H2O मुक्त होता है, पानी निकलता है और CO2 गैस भी यहाँ से मुक्त होती है, CO2 गैस भी मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जब भी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और CO2 गैस के साथ जल भी बनाएंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बताया था हमने, धातु, ये हो गया आपका धातु कार्बोनेट, धातु इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट में मिला हुआ है। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में होगा NaHCO3, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसकी क्रिया हम कराएंगे HCl के साथ। बनने वाला पदार्थ NaCl, लवण बना, साथ में पानी H2O और CO2 गैस यहाँ से भी मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करें तब क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें तब क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया क्या होगा। सूत्र में हम लेंगे, कोई भी एक अम्ल लेंगे आप, कोई भी एक क्षारक लेंगे, बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, लवण, और साथ में जल का निर्माण होगा और ये लवण कैसा होगा, उदासीन होगा और इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर दोनों के प्रभावों को खत्म कर देंगे और जो बनने वाला लवण होगा उसमें वो ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा और जल बनेगा। तो ये कैसा, ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया।
ऊपर में आता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया बताइए तथा एक उदाहरण लिखिए। तो आप लिखेंगे कि जब कभी अम्ल एवं क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है तो बनने वाला पदार्थ लवण और जल होता है, जो कि उदासीन होता है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है लवण में, ना ही ये अम्लीय होता है ना ही ये क्षारीय, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन इसकी हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। NaOH ये क्या है, एक क्षारक है, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं HCl के साथ। HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, NaCl, और साथ में H2O, यहाँ पर जल का निर्माण होगा। रासायनिक समीकरण आप संतुलित कर लेंगे तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, H2O, Na के साथ Cl जुड़ गया, NaCl। तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की ये अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड आप सब लोग समझते होंगे। धात्विक ऑक्साइड की धातुओं के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है, जुड़ जाती है, तो उसको हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, जब एसिड के साथ अभिक्रिया होती है तो वहां पर भी लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए कि जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है और हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ। तो आपका क्रियाकलाप 2.7 दिया हुआ है किताब में, आप पढ़ना, वहाँ पर सूत्र लिखा है और मैं उस रिएक्शन को लिखता हूँ, आप लोग भी लिखें। तो यहाँ पर क्या करना है, धातु ऑक्साइड कोई भी हम ले लेंगे एक, और उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एसिड के साथ। धातु ऑक्साइड लिया, एसिड लिया, आपस में मिक्स किया तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी साल्ट बनेगा, लवण बनेगा, साथ में जल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.7 में, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, बोला है कॉपर ऑक्साइड CuO, ये धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे HCl के साथ। ठीक है, अब क्रिया की हमने तो बनेगा क्या, लवण बनेगा, CuCl2 बनता है यहाँ पर, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बनेगा, साथ में जल। रासायनिक अभिक्रिया को, समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 यहाँ पर हमको लिखना होगा। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी हमारी कि धात्विक ऑक्साइड की जब हम, या धात्विक ऑक्साइड की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाला पदार्थ लवण और जल रहता है। इसी के साथ क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, या पढ़ें कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम चूने का पानी कहते हैं, कि बीच हुई अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जो भी अधात्विक ऑक्साइड हैं उनकी क्रिया अगर हम कराएंगे क्षारक के साथ तो वहां पर भी लवण और जल बनेगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।